हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसको हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर रहे होंगे, साथ ही नीट में आए पिछले 10 साल के पीवाईक्यू भी देख रहे होंगे। हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ रहे होंगे जिनसे नीट में और बोर्ड में क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इसके अलावा जिन पॉइंट से क्वेश्चंस अब तक नहीं बना है, नीट के हिस्ट्री में, बोर्ड के हिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं फाउंड हुए हैं, उन टॉपिक को हम नहीं देख रहे होंगे और ऐसे कम टाइम में हम जेनेटिक्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इससे ज़्यादा रिलेवेंट एनसीईआरटी बेसिस वीडियो जेनेटिक्स पे यूट्यूब पे नहीं होगी। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। इसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं, जिससे अब तक हम डरते आए हैं। लेकिन इस चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए लाइन बाय लाइन देखते हुए कंप्लीट कर रहे होंगे। और इसके साथ ही इस चैप्टर में इसके लाइन से आए हुए पिछले 10 साल के नीट के पीवाईक्यू भी देख रहे होंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सीखने से पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बता दूं कि जेनेटिक्स का डर जो है हमारे अंदर रहता है, ये जाता नहीं है। ये तभी जाएगा जब आप एक बार इसको ढंग से कर लेंगे। तो आपके अंदर अगर पेशेंस है, आप 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ की मैं प्रॉमिस करता कि एक सिंगल क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऐसा नहीं आएगा जिसको मैंने इसमें मार्क नहीं किया होगा। मैं ये बात हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना टाइम दिया हुआ है, जिससे मैं इस बात को इंश्योर कर पाता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन भी मेरे मार्क्ड लाइन के अलावा नहीं आने वाला है। तो सीखते हैं क्या है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को शुरू करने से पहले 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि इस जेनेटिक्स में है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसकी समरी देखते हैं और मोर करेक्टली मैं कहूँ तो इस चैप्टर की भूमिका को समझते हैं। क्या है इस चैप्टर की भूमिका? सिंपल बहुत पहले, जैसे कि आज भी हमारे दिमाग में ये सवाल चलता है, बहुत पहले भी ये सवाल एग्जिस्ट करता था कि अगर एक बड़े इंसान की शादी एक छोटी फीमेल से करा दी जाए तो जो आने वाली प्रोजनी है वो बड़ी होगी, छोटी होगी या फिर इंटरमीडिएट हाइट की होगी। अब इस सवाल को देखने के लिए हमें 2 इंसान चाहिए, जिसमें से एक बड़ा एक छोटा हो। इसके साथ इनको रिप्रोडक्टिव एज अचीव करनी होगी, रिप्रोडक्शन करना होगा, प्रोजनी होगी, प्रोजनी को एडल्ट होने का वेट करना पड़ेगा और तब जाके ये बात हम समझ पा रहे होंगे कि हाँ, इन दोनों के रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी आई है वो टॉल है, डॉफ है या इंटरमीडिएट हाइट की है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। प्लस एक सैंपल से हम ये बता भी नहीं सकते हैं कि हाँ ठीक है इसका रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि हो सकता है इस केस में छोटी हाइट आ जाए। दूसरा कपल है जिसमें एक बड़ा एक छोटा है और उनके जो प्रोजनी है उसकी हाइट बड़ी आ जाए, तीसरे कपल की इंटरमीडिएट आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एक रेंज आती है। तो हम डिफाइंड कैलकुलेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए मेंडल साहब ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, क्योंकि पी प्लांट की लाइफ साइकिल छोटी होती थी। इसमें एक टॉल प्लांट लिया, दूसरा डॉफ लिया, इनके बीच में क्रॉस करा दिया और क्रॉस करने के बाद ये एग्जामिन किया कि इनके जो प्रोजनी आने वाले हैं वो टॉल होंगे, डॉफ होंगे, इंटरमीडिएट होंगे या क्या होंगे, और इसके बेसिस पे इन्होंने रिजल्ट दिया। साथ ही साथ अगर ये एक्सपेरिमेंट हम पी प्लांट पे कराते हैं तो पी प्लांट को ह्यूमंस के जैसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि भाई तो मेरे पे क्रॉस क्यों करा रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत कम टाइम में ही हम जान पाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तीसरी चीज़, लार्ज सैम्पलिंग साइज ले सकते हैं, मतलब हम 1500-1700 पी प्लांट का क्रॉस करा सकते हैं और उनका एवरेज लेके रिजल्ट लिख सकते हैं, और जो लार्ज सैम्पलिंग साइज का रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहने वाला है। तो इसलिए मेंडल साहब ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया, जिसमें एक टॉल था, दूसरा डॉफ था, और ऐसे ही कुल 7 कैरेक्टर लिए थे और 7 कैरेक्टर के अलग अलग क्रॉस करा के देखे थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं अगर एक कैरेक्टर का क्रॉस कराया जाता है, और उनके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग फिर जेनेटिक्स लिखी गई। ये जेनेटिक्स 1856 से लेके 1863 के बीच में लिखी गई थी, यानी 7 साल का एक्सपेरिमेंट था, जो आज से लगभग 150-200 साल पहले का है। तो इतनी पुरानी बात इतनी टफ नहीं है, बट हम एक्चुअली में इसको उल्टा सीख रहे होते हैं, मतलब रिजल्ट से आ रहे होते हैं मैकेनिज्म की तरफ, इसलिए ये हमें समझ में नहीं आती है। हम मैकेनिज्म से रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे तो ये चैप्टर हमें बहुत क्लियर और इजीली समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हम एक्चुअली में एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन नीट के बाद जब इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँगा, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ इन डिटेल लेके चलूँगा और जेनेटिक्स की एक्चुअल फील आपको दिला रहा हूँगा। तो अभी के लिए एनसीईआरटी को शुरू करते हैं और एनसीईआरटी में जितना कुछ भी है उसको सीखते हैं, जिससे आपका नीट का एग्ज़ाम बेहतर हो पाए।
बोर्ड में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ और इस फोबिया से, जेनेटिक्स के फोबिया से बचें और बेहतर परफॉर्म कर पाए, बेहतर स्कोर अचीव कर पाए। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजनी के बीच में आते हैं। सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो आपके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आपके पेरेंट यानी आपके माता पिता के हैं। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर आपके माता पिता से आपके अंदर आए हैं। ये बेसिस होता है हेरिडिटी का। वहीं वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन वो डिफरेंसेस है जो पेरेंट से प्रोजनी के बीच में होता है, या जो डिफरेंस दो प्रोजनी के बीच में होता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे आप अपने माता पिता से कितना अलग हो, ये वेरिएशन है, या आप अपने बाकी के भाई बहनों से कितना अलग हो, ये भी वेरिएशन है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो बोर्ड में आ सकता है, बट नीट में आने के इसके चांसेस नील है। आगे देखते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके पहले जितनी भी लाइनें हैं उससे कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता है। तो जिन लाइन से क्वेश्चन फॉर्म नहीं होता है ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और इसके लिए मैंने नीट के PYQ, बोर्ड के PYQ मल्टीपल टाइम्स करे हुए हैं, जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि आप इन पोर्शंस को स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। मेंडल का जो काम है वो मिड 19th सेंचुरी में है, मतलब 1850 के करीब। ग्रेगर मेंडल conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years 1856 to 1863। मतलब ग्रेगर मेंडल का जो काम है वो 7 साल का था, जो 1856 से लेके 1863 के बीच था, और ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा जा चुका है। It was for the first time that statistical analysis and mathematical logics were applied to problem in biology। मतलब ये पहली बार था जब मैथ का यूज़ किया गया था बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हिज एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। मतलब इनका सैम्पल साइज बहुत बड़ा था। जैसे कि मान लो एक पी प्लांट लेते और उसके बीच में क्रॉस करा के रिजल्ट लिख दिया जाता तो एरर आने के चांसेस थे। हो सकता है बाकी में फॉलो ना हो रहा हो, लेकिन ये अप्रॉक्स 1500-1600 पी प्लांट लेके क्रॉस कराते थे और उनके रिजल्ट का एवरेज लेने के बाद ये रिजल्ट नोट डाउन किए जाते थे। तो इसलिए एरर के चांसेस कम थे। ये एवरेज लिया जा रहा है, कैलकुलेशन किया जा रहा है, इसमें मैथ का यूज़ किया जा रहा है, ये पहली बार था। कुल मिला जुला के मेंडल 7 साल काम किए थे, और इन 7 साल में उन्होंने पी प्लांट पे काम किया क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी। हाइब्रिडाइजेशन कराया और देखा कि अगर एक टॉल प्लांट का क्रॉस एक डॉफ प्लांट से कराया जाता है तो आने वाली प्रोजनी टॉल होगी कि डॉफ होगी। आने वाली प्रोजनी का क्रॉस उसी में करा दिया जाता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग कराया जाता है। तो फर्दर F2 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स होंगे कितने टॉल होंगे, कितने डॉफ होंगे, और इनके बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। तो क्या होते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या होते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब देख रहे होंगे। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वही लाइनें देख रहे होंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकती है, और उन लाइन्स को नहीं देख रहे होंगे जिनसे कोई क्वेश्चन कभी फॉर्म्ड नहीं होने वाला है। हमें टाइम सेव करना है, आपका एग्जाम पास है तो एक क्विक रिवीजन चाहिए, कुछ छोड़ना भी नहीं है, सब कंप्लीट भी करना है। तो आपको थोड़ा सा सब्र बनाना होगा, सीखना होगा, भरोसा करना होगा और प्रोसेस में बने रहना होगा। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात क्यों किया गया है या क्रॉस पॉलिनेशन की बात क्यों किया गया है, क्योंकि जो पी प्लांट होता है बेटा ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब उसके पास मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों है। तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के भी चांसेस हैं, और जब सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं तो अगर टाल प्लांट होगा तो उसके अंदर ही पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हम दो कैरेक्टर की मिक्सिंग तो देख ही नहीं पाए, यानी कि टॉल और डॉफ के बीच की मिक्सिंग तो देख ही नहीं पाए। तो हमें क्या करना है कि फर्टिलाइजेशन एक टॉल एक डॉफ में बनाना है। तो एक टॉल को मेल बना लेते हैं, या फिर इसको फीमेल भी बना सकते हैं, और डॉफ को मेल बना सकते हैं या फिर फीमेल बना सकते हैं। अगर टॉल को मेल बनाते हैं तो डॉफ को फीमेल बना लो, या फिर टॉल को फीमेल बनाते हो तो डॉफ को मेल बना लो। कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, उल्टा भी करोगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, मतलब अगर मेल बनाना है तो उसका फीमेल सेक्स आर्गन रिमूव कर दो, और फीमेल बनाना है तो मेल सेक्स आर्गन रिमूव कर दो, और ऐसे मेल और फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
एक टॉल वाला मान लो मेल बन गया और डॉफ वाला फीमेल बन गया। अब इनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ये क्रॉस पॉलिनेशन हम खुद करा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या कराया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था। इसके साथ एनसीईआरटी मेंशन करती है ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। मतलब क्या है, जिस टॉल और जिस डॉफ का क्रॉस इन्होंने कराया था पेरेंटल जनरेशन में, ये ट्रू ब्रीडिंग होते हैं, प्योर होते हैं। क्या होती है प्योरिटी, मतलब टॉल प्लांट को तुम कितने भी जनरेशन तक सेल्फिंग करा लो, कितने भी जनरेशन तक उनका आपस में फर्टिलाइजेशन करा लो, कोई डॉफ नहीं आ सकता है। वैसे वर्षा अगर जो डॉफ प्लांट है उसका कई जनरेशन तक आप सेल्फिंग करा लीजिए, उसी का क्रॉस उसी में कराते रहिए, लेकिन सेवरल जनरेशन के बाद भी कोई टॉल प्लांट नहीं आ सकता। मतलब क्या है कि ये अपने कैरेक्टर के लिए, अपने क्वालिटी के लिए प्योर है, इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। और इस तरीके की क्रॉस को हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन डेवलप कैसे की जाती है, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से। यानी मेंडल ने जो टॉल और डॉफ प्लांट लिया था, इनको डेवलप कैसे किया था, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेल्फिंग से। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, shows the stable trait inheritance and expression for several generation। मतलब इनके अंदर जो ट्रेट होगा, चाहे वो टॉल का हो या फिर डॉफ का हो, वो एक्सप्रेस होता रहेगा सेवरल जनरेशन तक बिना किसी वेरिएशन के। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज एज पेयर विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब ये लाइन बच्चों को समझ में नहीं आती है, नीट में इस पे क्वेश्चन भी फॉर्म हो चुका है। तो चलिए समझते हैं इस लाइन में मेंडल क्या बताना चाहते हैं या एनसीईआरटी इस लाइन में क्या लिखना चाहती है। एक्चुअल में मेंडल ने 14 पी प्लांट की वैरायटी सेलेक्ट करी थी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले थे। मतलब एक टॉल लिया तो उसी का डॉफ ले लिया, इनके ट्रेट कॉन्ट्रास्टिंग है। तो अगर एक ट्रेट में वेरिएशन है, एक कैरेक्टर में वेरिएशन है, तो बाकी के जो 6 कैरेक्टर बचेंगे वो सेम होंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया स्टेम की हाइट टॉल और डॉफ का, तो बाकी के जो ये 6 कैरेक्टर बच गए ना, ये एकदम सिमिलर होंगे। मतलब सब में जो फ्लावर का कलर होगा वो एक जैसा वायलेट ही होगा, दोनों में, टॉल वाले में भी वायलेट होगा, डॉफ वाले में भी वायलेट होगा। फ्लावर का पोजीशन दोनों में एक्सियल होगा, टॉल में भी एक्सियल और डॉफ में भी एक्सियल होगा। पॉट का शेप दोनों में इन्फ्लेटेड होगा, टॉल में भी डॉफ में भी। पॉट का कलर दोनों में ग्रीन होगा, सीड का शेप दोनों में राउंड होगा और सीड का कलर दोनों में येलो होगा। मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर के डिफरेंस के अलावा बाकी सबको सेम रखना है, और तब जो क्रॉस होता है उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जो एनसीईआरटी अपने इस लाइन में मेंशन करती है। अब पढ़ते हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज अ पेयर, जिनको पेयर में लिया गया। ये 14 वेराइटीज हैं, ये 14 वेराइटीज हैं जिनको पेयर में लिया गया है। एज अ पेयर विच वेयर सिमिलर, जो कि सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एक कैरेक्टर को छोड़ के, जिसको हम देख रहे हैं, जैसे हाइट का देख रहे हैं, तो इसके कैरेक्टर को छोड़ के बाकी जो कैरेक्टर होंगे वो सिमिलर होंगे अपने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम से नीट में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 बार इससे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं और एकदम सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, कितने कैरेक्टर हैं बेटा, 7। इसके अलावा इन 7 कैरेक्टर्स के डिफरेंट ट्रेट क्या हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन फॉर्म्ड होते हैं। या टोटल नंबर ऑफ ट्रेट्स कितने होते हैं, 14। अब याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। हम जानते हैं और नहीं भी जानते तो यहाँ पे सीखते हैं कि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। जैसे कि हाइट कैरेक्टर है, अब इस कैरेक्टर के 2 ट्रेट कौन कौन से हैं, टॉल या फिर डॉफ। फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर है, इसका वायलेट होना या फिर वाइट होना क्या है, ट्रेट है। फ्लावर पोजीशन कैरेक्टर है, एक्सियल और टर्मिनल ट्रेट है। पॉड शेप कैरेक्टर है, इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्रेट है। पॉड कलर कैरेक्टर है, ग्रीन और येलो ट्रेट है। वैसे ही सीड का शेप और सीड के कलर कैरेक्टर होते हैं, राउंड येलो, येलो ग्रीन, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन, ये ट्रेट होते हैं। मतलब यहाँ से हम ये सीख पा रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन सीखते हैं। क्या है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब किसी एक कैरेक्टर का क्रॉस देखते हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। मोनो मतलब होता है एक और हाइब्रिड का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन देखना है।
अच्छा, एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट होते हैं? 2 ट्रेट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 ट्रेट का हाइब्रिडाइजेशन है। अब समझते हैं उन लाइंस को जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इस डायग्राम को भी समझ रहे होंगे कि ये डायग्राम एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड डॉफ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट का क्रॉस कराया था, क्या देखने के लिए? एक जीन का इनहेरिटेंस देखने के लिए। अब इनहेरिटेंस क्या था? वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजनी में जाते हैं। He found that the F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them। मतलब क्या है? जब एक टॉल का एक डॉफ से क्रॉस कराया गया तो रिजल्ट जो आता है वो पहली जनरेशन का है, उसको फिलियल वन प्रोजनी कहते हैं, यानी F1 जनरेशन कहते हैं। अब इसमें जो फिनोटाइप दिखाई दिया था हमें, वो टॉल दिखाई दिया था। तो मेंडल बताते हैं कि जो F1 जनरेशन में प्रोजनी आती है वो दोनों पेरेंट में से किसी एक के सिमिलर होती है। मतलब टॉल और डॉफ में से वो किसके सिमिलर थी? टॉल के। और डॉफ का जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया। फर्दर मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट। मतलब क्या है कि मेंडल ने F1 प्लांट की सेल्फिंग कर दी। मतलब F1 का क्रॉस F1 में ही करा दिया। क्या होता है सेल्फिंग? समझते हैं। F1 जनरेशन में आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी में ही करा देना सेल्फिंग कहलाता है। अब इसके कितने तरीके के गैमेट बन सकते हैं? 2, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इसके भी 2 टाइप के गैमेट पॉसिबल हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके प्रोजनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके प्रोजनी में हम जानते हैं रटा रटाया है, आता है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब 3 प्लांट्स टॉल होते हैं और 1 प्लांट डॉफ बनता है। मतलब जब F1 की सेल्फिंग कराते हैं, यानी F1 का F1 में ही क्रॉस करा दिया तो 3 पौधे बड़े बनते हैं, 1 छोटा बनता है। तो 3 टॉल है 3, 1 डॉफ है 1। ये होता है फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 होता है। आगे इसको मैं समझा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है जब सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन की। यानी F1 का क्रॉस F1 में ही करा देना सेल्फिंग कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। आसानी के लिए बता दूं कि एक बड़े पौधे का क्रॉस एक छोटे पौधे से करा दिया गया। अब जो रिजल्ट में पौधा आया वो बड़ा था। उस बड़े पौधे के अंदर जो फ्लावर था वो कैसा था? बाइसेक्सुअल था। तो उसको उसी में हमने फर्टिलाइजेशन करने दिया कि भैया मेल गैमेट से निकला हुआ पोलन ग्रेन उसी के फीमेल गैमेट के पास जाना चाहिए। ऐसे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फिंग होगा। अब एक मटर बनेगी, उस मटर में कई सारे सीड्स होंगे। उन सीड को जब ग्रो कराया तो रेशियो जो आता है 3:1 आता है। मतलब अगर 16 प्लांट का फॉर्मेशन होगा तो उन 16 प्लांट्स में से जो है 12 प्लांट बड़े वाले होंगे और 4 प्लांट छोटे वाले होंगे। इनका रेशियो निकालेंगे तो 3:1 आएगा। तो मेंडल ने तो 1500 या उससे ऊपर वैरायटी ली थी, लेकिन हम सिंपलेस्ट समझने के लिए 4 प्लांट ले लेते हैं कि F2 जनरेशन में कितने प्लांट बने? 4। बट एक्चुअल में वो 4 नहीं है, 4 रेशियो लिखते हैं हम। सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशियो है कि 4 अगर प्लांट बनते तो 3 बड़े वाले बनते, 1 छोटा वाला बनता और ये F2 जनरेशन होती। तो ये समझने के लिए सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं 4। इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि मेंडल ने अपना काम 4 पौधों को लेके ही किया था, ये 4 रेशियो है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स डॉफ 1/4 ऑफ द F2। इन चारों में से F2 के जनरेशन में चारों में से कितने डॉफ आए हैं? 1/4। while 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वेर टॉल। 1/4 + 1/4 + 1/4 3/4 प्लांट कैसे आए हैं? टॉल आए हैं। द टॉल एंड डॉफ ट्रेट वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। बहुत बड़ी बात कही गई है। इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो टॉल आए हैं या जो डॉफ आए हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंटल जनरेशन जैसे ही हैं। जैसे मान लो पेरेंटल जनरेशन में जो टॉल पौधा था वो 5 मीटर का था और जो डॉफ था वो 1 मीटर का था। तो F2 जनरेशन के अंदर जो टॉल आए हैं, चाहे वो कैपिटल टी वाले टॉल थे या फिर कैपिटल टी स्मॉल वाले टॉल थे, स्मॉल टी वाले टॉल थे, दोनों की हाइट 5 मीटर ही होगी। वहीं जो स्मॉल टी है उसकी हाइट 1 मीटर ही होगी। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आया है। लेकिन सोचो अगर कैरेक्टर की मिक्सिंग होती, क्योंकि इस वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो 1 मीटर का जीन और 5 मीटर का जीन मिक्स हो जाता
तो इसकी हाइट तो 5 मीटर से कम आनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या है कि कैरेक्टर की इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, कैरेक्टर की ब्लेंडिंग नहीं होती है, और यहीं से इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, जिसको आगे हम देख रहे होंगे। The contrasting trait did not show any blending either in F1 और F2 स्टेज। मतलब जो ट्रेड्स के अपने कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। जैसे ये थे पेरेंट्स, कैपिटल टी का क्रॉस करा दिया था स्मॉल टी में, पेरेंटल जनरेशन थी। इनके क्रॉस से आती है F1 प्रोजनी, इससे गैमेट कैपिटल टी वाला बनता है। ये सब बेसिक बातें आप पहले से जानते हो। इससे स्मॉल टी वाला गैमेट बनता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। रिजल्ट में बनता है जाइगोट, माइटोसिस करके बनाता है एम्ब्रियो से बनता है सीड, और सीड जर्मिनेट करके बनाती है प्लांट। जो प्लांट बना वो कैसा है, टॉल है। तो ये बताना चाहते हैं कि इस टॉल की हाइट अगर 5 मीटर है, इस डॉफ की हाइट अगर 1 मीटर है, तो यहाँ पे देखो दोनों के जीन है, टॉल वाला भी जीन है और डॉफ वाला भी जीन है। तो अगर ये बाहर से टॉल दिखाई देता है तो ये 5 मीटर वाला ही होगा। मतलब क्या है कि इसके और इसके कैरेक्टर की कोई मिक्सिंग नहीं हुई है, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। और इतना छोड़ो, ये तो F1 जनरेशन था। F2 जनरेशन के अंदर भी कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। और F2 जनरेशन कैसे आता है अब आप जान चुके हैं, जब हम कराते हैं सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन F1 जनरेशन। मतलब इसी का क्रॉस इसी में करा दो, F1 का क्रॉस F1 में ही करा दो, एक ही पौधे के अंदर क्रॉस करा दो, तो F2 जनरेशन आता है। और F2 जनरेशन में हमें मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसमें ये तो 5 मीटर का ही है, बट ये दोनों भी 5 मीटर के ही हैं। मतलब ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी आपस में कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, इनके कैरेक्टर्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes. मेंडल ने इन ऑब्जर्वेशन से बताया कि कुछ तो ऐसा है जो स्टेबली पास डाउन होता है पेरेंट से प्रोजनी में गैमेट के फॉर्म में, और वो जब पास होता है तो बदलता नहीं है। तभी तो F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन में भी जो डॉफ प्लांट आए वो 1 मीटर के ही थे, जो टॉल प्लांट आए वो 5 मीटर के ही थे। मतलब क्या है कि ये कैरेक्टर डिसाइड करने वाला जो भी फैक्टर है, उसका उस समय नाम फैक्टर दिया था उन्होंने, आज हम जानते हैं उसको जीन कहते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो जैसा पेरेंट में रहता है वैसा प्रोजनी में भी आता है, जो कि आज के समय हम जानते हैं कि गलत बात है। बट मेंडल ने इसको बताया था कि कुछ तो ऐसा है जो बिना बदले पेरेंट से प्रोजनी में पास होता है, और उसी को उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। आज हम उसको जीन के नाम से जानते हैं, और हम जानते हैं जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं जिससे इवोल्यूशन होता है। ओवर सक्सेसिव जनरेशंस इस गैमेट में कोई चेंज नहीं होता है, और इसको इन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। नाउ वी कॉल देम जीन्स। आज हम इन्हीं फैक्टर को जीन कहते हैं। जीन देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम इनहेरिटेंस की यूनिट भी कंसीडर कर रहे होते हैं। तो चलिए समझते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कहती है। एनसीईआरटी हमें एक मेल फ्लावर बनाना होगा, एक फीमेल बनाना होगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल है। तो अगर कोई फीमेल होगा तो उसमें से एंथर को रिमूव करना होगा, जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। एंथर का रिमूवल है, इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो ये मेल हो जाएगा, दूसरा वाला प्लांट फीमेल हो जाएगा। मेल और फीमेल में पॉलिनेशन कराया जाएगा, यहाँ से आ गया पॉलिन ग्रेन, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन बनेगा, जाइगोट माइटोसिस करके बनाएगा सीड, इन सीड को जर्मिनेट कराया तो ये प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे समझते हैं मेंडल के क्रॉस को। इन्होंने टॉल का क्रॉस डॉफ से करा दिया। जो F1 जनरेशन यानी पहली जनरेशन आती है उसमें सभी पौधे कैसे थे, टॉल। अब सेल्फिंग करा दिया, मतलब टॉल का क्रॉस टॉल में ही करा दिया, और वो भी कौन सा टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में करा दिया। अब इसके रिजल्ट में 4 पौधे बनते हैं, जिसमें से 3 टॉल होते हैं, एक डॉफ होता है। ये कौन से टॉल होते हैं, ये कैपिटल टी वाला टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल, और स्मॉल टी वाला टॉल होगा, जो कि F2 जनरेशन होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने ये बताया कि इसमें कैरेक्टर की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। अगर ट्रेड्स आपस में मिक्स होते, जीन जो कि यहाँ से ये कैपिटल टी है, यहाँ वाला जीन और यहाँ वाला जीन, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है। अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंज होता तो ये अगर 1 मीटर का है
तो ये 1 मीटर का तो नहीं होता। मतलब क्या है कि जीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब सक्सेसिव जनरेशन, कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा इनकी मिक्सिंग भी नहीं होती है। जैसे टॉल और डॉफ के जीन यहाँ पे मिक्स हो गए, तो क्या मिक्सिंग के बाद कैरेक्टर में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब जीन अगर दो एक साथ में भी आ जाएंगे तो आपस में मिक्स नहीं होंगे और इंटरमीडिएट हाइट नहीं आएगी। अगर ये टॉल हैं तो 5 मीटर के ही टॉल होंगे, 3 मीटर वाले टॉल नहीं बनेंगे। आगे समझते हैं। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज अलील। क्या है अलील्स? समझाते हैं। बहुत बच्चों को ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता है कि क्या होते हैं जीन्स, क्या होते हैं अलील्स। अभी क्लियर करते हैं। दैट इज देयर आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। अब AIPMT 2015 में पूछा भी गया है। क्या है जीन और अलील? समझाते हैं। क्रोमोसोम है और हम जानते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है। अब ये मान लीजिए कैपिटल T वाला जीन है और यहाँ पे कैपिटल T की जगह स्मॉल t वाला जीन है। यहाँ पे कैपिटल A वाला जीन है और यहाँ पे स्मॉल a वाला जीन है। ये इनका सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पे कैपिटल T है और सेम डिस्टेंस पे ही स्मॉल t है। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि एक पास है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे जो जीन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे जो जीन होता है उसको अलील कहते हैं। ये जीन किसका है? हाइट का। हाइट के जीन है ये कैपिटल T भी और स्मॉल t भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। ये टॉल को सपोर्ट करता है, ये डॉफ को करता है। तो इससे टॉलनेस आती है, इससे डॉफनेस आती है। दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन दोनों हाइट के ही जीन हैं। तो हाइट के जीन के अल्टरनेट फॉर्म है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे हैं, तो इनको क्या कह सकते हैं? अलील। मतलब क्या है? अलील कुछ और नहीं होते, जीन होते हैं। हमें इतना ना कहना पड़े कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे जो जीन पाए जाते हैं, इतना कहने से बचने के लिए हम क्या कह देते हैं? अलील्स। यानी कैपिटल T स्मॉल t अलील्स हैं ये कहते हैं। तो मतलब इसका मतलब एकदम सिंपल क्लियर है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे रहे होंगे और इनका लोकस सेम रहा होगा, इनमें स्लाइटली डिफरेंस रहा होगा। अब उम्मीद है आपको जीन और अलील क्या है समझ में आ गए होंगे। दोनों अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं। अब कैपिटल T और स्मॉल a को हम अलील नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनका लोकस सेम नहीं है, इनका लोकस डिफरेंट है। कैपिटल T कैपिटल A को अलील नहीं कह सकते। ये क्या है? जीन ही कहेंगे, इनको अलील नहीं कहेंगे क्योंकि इनका लोकस सेम नहीं है। तो मतलब सेम लोकस वाले जीन को हम अलील कह सकते हैं। बस बात इतनी सी है, दोनों एक ही चीज होती है। कैपिटल T and small t are alleles of each other in plants. The pair of alleles for height कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t प्लांट के अंदर पेयर्स पाए जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं पी प्लांट जो है डाइप्लॉइड है। अच्छा, डाइप्लॉइड क्या होते हैं? जैसे हम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये है कि हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना वो दो के मल्टीपल यानी एक पेयर में होंगे। हमारे अंदर जितने भी क्रोमोसोम है 46 है तो वो 23 पेयर है, यानी दो क्रोमोसोम ऐसे साथ में रहते हैं। तो इनको कहते हैं डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस पे अगर हाइट का जीन है तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी यहाँ पे रहेगा, चाहे कैपिटल T हो या फिर स्मॉल t हो। वैसे ये कैपिटल T हो चाहे स्मॉल t हो। तो एक साथ जीन पेयर में पाए जाते हैं, किस में? डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। वैसे ही ये पी प्लांट भी डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर जो हाइट के जीन हैं वो पेयर में पाए जाएंगे, चाहे वो कैपिटल T हो, कैपिटल T स्मॉल t हो या फिर स्मॉल t हो। और ये दोनों मिल के कैरेक्टर को कोड कर रहे होंगे। ये इनको जीन का पेयर कहें चाहे अलील का पेयर कहें, बात एक ही है क्योंकि इनका लोकस सेम होगा। अलीलिक पेयर ऑफ जीन फॉर हाइट आर आइडेंटिकल आर होमोजाइगस। अगर ये पेयर आइडेंटिकल वालों का है, जैसे कैपिटल T का है या फिर स्मॉल t का है, तो इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। और ये अगर डिफरेंट वाले होंगे, जैसे कैपिटल T स्मॉल t के साथ आया है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस कह रहे होते हैं। कैपिटल T एंड स्मॉल t आर कॉल्ड जीनोटाइप। एक्चुअली में ये जेनेटिक सेटअप है, इसलिए इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। वहीं पौधा टॉल है या पौधा डॉफ है, इसको हम बाहर से देख के बताते हैं और बाहर से देख के कैरेक्टर को जज करना, फिनोटाइप बताना होता है। एज मेंडल फाउंड द
phenotype of F1 heterozygous capital T small t to be exactly like the capital T parent in appearance। मेंडल ने पाया कि F1 के अंदर जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है उसका अपीयरेंस मतलब बाहर से देखने में हाइट कैपिटल टी वाले पेरेंट के जैसे ही है। ही प्रपोज्ड दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, मतलब अगर जो पेयर है वो डिसिमिलर फैक्टर का है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का है, वन डोमिनेट द अदर एज इन F1। तो F1 में देखते हैं कि अच्छा बताओ ये क्या बनाना चाहता है, ये पौधे को टॉल बनाना चाहता है और ये पौधे को डॉफ बनाना चाहता है, बट पौधा बना कैसा, टॉल। यानी दोनों अपने अपने कैरेक्टर के जीन को लेके लड़ाई कर रहे थे, जीता कौन, टॉल वाला। तो जब डिसिमिलर पेयर होगा तो उसमें एक कोई डोमिनेंट होगा और दूसरा जो है वो अपने आप रेसेसिव हो जाएगा और कैरेक्टर उस जनरेशन में उसी का दिखाई देगा जो डोमिनेंट होगा। तो समझते हैं, एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर वेल द अदर इज कॉल्ड रेसेसिव फैक्टर। यानी अगर डिसिमिलर फैक्टर होगा तो उसमें एक डोमिनेंट रहेगा और दूसरा रेसेसिव रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट जीन होता है, और वहीं स्मॉल टी रेसेसिव जीन होता है। डोमिनेंट जीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसी का कैरेक्टर अपीयर हुआ है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन था लेकिन हाइट किसकी वजह से आई, कैपिटल टी के वजह से आई। मतलब कैपिटल टी अपने प्रेजेंस में स्मॉल टी वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, इसलिए कैरेक्टर कैपिटल टी के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो हम कहते हैं क्या कि कैपिटल टी डोमिनेंट था। आगे समझते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस। अब जानते हैं डिसिमिलर पेयर है तो हेट्रोजाइगस कहेंगे, और सिमिलर पेयर होगा, आइडेंटिकल पेयर होगा तो होमोजाइगस कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट्स इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हाइट। इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक टॉल और दूसरे डॉफ के बीच का जो क्रॉस है, दो ट्रेट के बीच का जो क्रॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। या मैं कहूँ एक कैरेक्टर का जो क्रॉस होता है, जैसे हाइट का जो क्रॉस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। व्हेन द टॉल एंड डॉफ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स, जब ये टॉल और डॉफ गैमेट बनाते हैं, जैसे ये टॉल प्लांट है, गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमेट बना है, कैपिटल टी इसका जीनोटाइप था तो गैमेट भी कैपिटल टी वाले ही बनेंगे। ये डॉफ प्लांट है, ये गैमेटोजेनेसिस करेगा तो इसके गैमेट स्मॉल टी वाले ही बनेंगे। व्हेन द टॉल एंड डॉफ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्योंकि हमें पता है गैमेट का फॉर्मेशन चाहे एनिमल हो, ह्यूमन हो या फिर प्लांट हो, मियोसिस से ही होती है। द अलील्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। यानी ये जो अलील हैं, कितने अलील हैं, दो, सेपरेट होते हैं और इस तरीके से सेपरेट होते हैं कि एक गैमेट में केवल एक ही अलील आता है। तो ये बताओ, ये जो कैपिटल टी वाला गैमेट है हमेशा टॉल ही देगा जिसके पास भी जाएगा, स्मॉल टी वाला जो गैमेट है हमेशा स्मॉल टी ही रहेगा जिसके पास जाएगा। तो यहाँ से आता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। जब एनटीए पेपर नहीं बनाती थी और इसके पहले सीबीएसई पेपर सेट करती थी तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या होता है समझाया जाता था, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है ये समझाया जाता था। और अब जब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं तो पिछले 2 साल से मैं भी अपने क्लासेस में इन चीज़ों को स्किप करता हूं क्योंकि इनसे क्वेश्चन फॉर्म्ड नहीं होते हैं। एनसीईआरटी टू द पॉइंट कंसाइजली एनसीईआरटी को फॉलो करती है, इसलिए केवल आपको एनसीईआरटी करके जाना है और एनसीईआरटी में भी उन सेलेक्टेड पॉइंट्स को करना है जो मैं बता रहा। ये मेरा अपना नीट का एक्सपीरियंस है जिससे मैं आज कॉलेज में हूँ और आप भी बेहतर कर पाओगे। बस उन लाइंस को ही करो जो मैं बता रहा, आपका स्कोर बायो में बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत ज़्यादा नहीं बताऊं तब भी ये 330 से ऊपर होगा अगर बस आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो और एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। बात करते हैं पनेट स्क्वायर की। बहुत ही छोटी सी बात है। क्या है पनेट स्क्वायर? कुछ भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। जैसे गैमेट्स को यहाँ पे लिख दिया, डॉफ प्लांट के गैमेट्स को यहाँ पे लिख दिया है और इन गैमेट की मिक्सिंग करा तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आ गया, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी आ गया, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी आ गया, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी आ गया। मतलब इस चकर बोर्ड से गैमेट का इंटरमिक्सिंग
और बनने वाले प्लांट का जीनोटाइप डिसाइड करने के लिए पनेट स्क्वायर को डेवलप किया गया था। अब हमें पता है कि इसमें जितने भी बने हैं सब कैसे बने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही बने हैं। यानी ये प्लांट भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये प्लांट भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। जब सेल्फिंग कराएंगे तो गैमेट की इंटरमिक्सिंग होती है, ये गैमेट आपस में इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्सिंग के बाद F2 जनरेशन आती है। F2 जनरेशन में एक कैपिटल टी होता है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं और एक स्मॉल टी वाला प्लांट होता है। लेकिन कैपिटल टी वाले की हाइट भी 5 मीटर ही है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले की हाइट भी 5 मीटर ही है। तो अगर देखेंगे तो ये तीनों सेम तरीके के टॉल हैं और ये एक सेम तरीके का डॉफ है। तो बाहर से देखने में 3 टॉल दिखाई देंगे, एक डॉफ दिखाई देगा। बाहर से देख के जो कैरेक्टर को जज करते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं और यहाँ पे फिनोटाइप की जो रेशियो है 3:1 है, मतलब 3 टॉल हैं और एक डॉफ है। वहीं जीनोटाइप की बात करें तो इनके जेनेटिक सेटअप का रेशियो लिखना है, एक कैपिटल टी वाला टॉल है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल हैं और एक स्मॉल टी वाला टॉल है। और ये नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया है। पनेट स्क्वायर के बारे में देखते हैं, ये भी नीट में आ चुका है, नीट 2022 का क्वेश्चन है। पनेट स्क्वायर डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रिगिनाल्ड सी पनेट। It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross। मतलब एक जेनेटिक क्रॉस में कितने अलग अलग तरीके के जीनोटाइप बन सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम पनेट स्क्वायर कहते हैं। द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटेन ऑन 2 साइड्स। गैमेट को कितने साइड लिखा जाता है, 2 साइड पे। यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस बिलो इन द स्क्वायर। और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको हम इन बॉक्सेस में नोट डाउन कर लेते हैं ऐसे इसके अकॉर्डिंग। आगे समझते हैं। अब ये देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ये प्रोबेबिलिटी ही बताता है कि अच्छा ठीक है F4 जनरेशन में कितने टॉल बने, क्या उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। जो मेंडल का अपना अप्रोच था, कुल मिला जुला के इस मैथमेटिकल अप्रोच के बाद भी आप वही रिजल्ट देख रहे होगे जो नॉर्मली आपको समझाया गया, जिसमें जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आती है और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आती है। तो इसमें कोई भी चेंजेस मिलने को नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस ये रद्दी का भाव है, इसमें कुछ भी काम का नहीं है आपके, इसको आप स्किप कर सकते हो, कहीं भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को समझने के लिए ये एक लाइन सिंपल सी देख सकते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी इस रेशियो में होते हैं और अगर इनको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी की आने की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है और 1/2 होती है। मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इससे कैपिटल टी आएगा कि स्मॉल टी आएगा, दोनों के चांसेस कितने हैं, 50%। इसके भी चांसेस कितने हैं, 50%। यानी इसका कितना हो गया, 1/2 और इसका भी हो गया 1/2। अब सबसे अच्छी बातों पे आते हैं जिसको मेंडल ने किया था। ये चीज़ें हम क्लास में स्किप कर देते हैं या नहीं सीखते हैं, बट बहुत ही अच्छी फिनोमिना है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस? अच्छा, आप खुद बताओ कि जब कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी में कराए थे तो F1 जनरेशन आती है और F1 जनरेशन के अंदर जो पौधा है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा टॉल तो है, लेकिन तुम बताओ बाहर से देख के तो बस हमें ये टॉल ही दिखाई देगा ना, ये थोड़ी दिखाई देगा कि ये पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है कि कैपिटल टी वाला है। मेंडल से कोई भी पूछ सकता है कि आप कह तो रहे हो कि F1 जनरेशन में जो पौधा आया है वो टॉल है, तो क्या टॉल अपने ऊपर ये लिख के आ रहा है कि मैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल हूँ या कैपिटल टी वाला टॉल हूँ? आपको कैसे पता कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ही टॉल है? तो इसको बताने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए मेंडल ने जो क्रॉस कराया उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसके अलावा भी F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आते हैं, जिसमें से 3 टॉल आते हैं और एक डॉफ आता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 टॉल हैं इनका जीनोटाइप कैसे लिखा जाएगा? कैसे आपने लिख दिया कि 1:2:1 के रेशियो में पाए जाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 ही होते हैं, आपको कैसे पता है? तो इनको टेस्ट करना होगा कि F2 जनरेशन में जो टॉल हैं वो टॉल कैपिटल टी वाला टॉल है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। और इसको टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस कराया जाता है उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट क्लास एक्चुअल में क्या है ये समझ में आया होगा। बाकी अगर ये समझ में आ गया है तो मैकेनिज्म सीखना आपके लिए उतना ही आसान है। सीखते हैं। Whenever a tall plant from F1 or F2, मतलब चाहे वो F1 का हो या फिर F2 का हो, वो कैपिटल T है कि कैपिटल T स्मॉल t वाला कंपोजिशन है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन लिखा है लेकिन F1 भी कह सकते हैं, हमें उसका जीनोटाइप डिसाइड करना है, चाहे F1 की बात करें चाहे F2 की बात करें। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ डॉफ प्लांट, अब इनका क्रॉस किसी भी डॉफ प्लांट से करा दो, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। मतलब क्या है कि अगर कैपिटल T है और इसका डॉफ से क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t वाले सारे पौधे आएंगे, मतलब सभी के सभी टॉल वाले आएंगे। और अगर कैपिटल T स्मॉल t वाला टॉल है, इसका अगर डॉफ से क्रॉस कराते हैं तो इसमें करा के देख लेते हैं, कैपिटल T स्मॉल t वाला, कैपिटल T स्मॉल t वाला, स्मॉल t और स्मॉल t वाले आएंगे। मतलब क्या है कि दो कैपिटल T स्मॉल t के आएंगे और दो स्मॉल t के आएंगे। अब ये जो दो स्मॉल t के हैं ये देखने में कैसे होंगे, डॉफ होंगे। डॉफ देख के हम ये प्रेडिक्ट कर देंगे कि इसके अंदर जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप में दोनों टी स्मॉल वाले रहे होंगे। मतलब क्या है कि इसके पेरेंट में एक स्मॉल टी रहा होगा, और अगर एक पेरेंट में स्मॉल टी रहा होगा तो हो ना हो वो पेरेंट टॉल तो था लेकिन उसके अंदर स्मॉल टी था, यानी वो टॉल कैपिटल T स्मॉल t वाला था। वहीं इसकी बात करें तो इसमें सभी पौधे टॉल आते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसमें हो ना हो टॉल वाले से एक कैपिटल T हमेशा आ रहा होगा, यानी टॉल वाले के पास दोनों कैपिटल T रहे होंगे। इसको इन्होंने दूसरे कैरेक्टर को लेके समझाया है, आपको समझते हैं। एक फ्लावर है जिसका कलर जो है वो वायलेट है, जो कि डोमिनेंट कलर है, और ये कैपिटल W से कंट्रोल होता है। स्मॉल w अगर होगा तो ये वाइट कलर देगा। अब ये फ्लावर वायलेट था, अब ये फ्लावर कौन सा वाला वायलेट है, कैपिटल W वाला वायलेट है या फिर कैपिटल W स्मॉल w वाला वायलेट है। इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है, तो इसका जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसी के रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। और रेसेसिव पेरेंट क्या होगा कि स्मॉल w, दोनों केस में रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया। पहले रिजल्ट को देखते हैं तो सारे के सारे फ्लावर वायलेट आए, मतलब ये जितने भी फ्लावर बने सभी के सभी वायलेट बने। और हम ये देख रहे हैं कि सबके पास एक कैपिटल W है, मतलब हो ना हो यहाँ से दोनों W कैपिटल यहाँ पे गए होंगे और यहाँ से दोनों स्मॉल w सबके साथ आए होंगे, यानी ये कैपिटल W वाला रहा होगा। और इसमें से स्मॉल w जाएगा एक, और यहाँ से एक कोई स्मॉल w आया तो दो स्मॉल वाले बनने चाहिए। मतलब क्या है कि ये कैपिटल W स्मॉल w वाला वायलेट रहा होगा। तो मतलब इससे अननोन फ्लावर का हम जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वायलेट तो है लेकिन कौन सा वाला वायलेट है, कैपिटल W वाला वायलेट है या फिर कैपिटल W स्मॉल w वाला वायलेट है। वैसे ही हम प्लांट के हाइट के केस में भी बता सकते हैं कि वो टॉल कौन सा वाला टॉल है, कैपिटल T वाला टॉल है या फिर कैपिटल T स्मॉल t वाला टॉल है। अच्छा, एक बात बताता आपको, जो हम हाइट का क्रॉस कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं कि ठीक है मेंडल ने एक बड़े पौधे का क्रॉस एक छोटे पौधे में कराया और ये सारी चीज़ें हुई थी, F1 जनरेशन F2 जनरेशन, ये बस मेंडल ने हाइट पे नहीं किया था, इसके अलावा बचे हुए 6 कैरेक्टर को भी लेके उन्होंने सेम क्रॉस किया था। लेकिन सभी कैरेक्टर्स के रिजल्ट सेम थे, इसीलिए किसी एक कैरेक्टर के रिजल्ट को हम समझ लेते हैं और फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि बाकी के साथ भी यही हुआ रहा होगा, तो बाकी को हम पढ़ते नहीं हैं। बट इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि मेंडल ने उन कैरेक्टर्स पे काम नहीं किया था। चलिए इन पूरे ऑब्जर्वेशन से समझते हैं फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं और सेकेंड लॉ जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अच्छा, ये याद रखना यहाँ पे ज़रूरी है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट हैं वो दो होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम आगे देख रहे होंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कितने रिजल्ट हैं? 2। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये दोनों लॉ आपको समझ में आ गए होंगे, बस रीडिंग बाकी है। तो चलिए समझते हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, मतलब पौधा टॉल होगा या डॉफ होगा, किससे कैलकुलेट किया जाता है, किससे कंट्रोल होता है? फैक्टर से। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। ये फैक्टर किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर में, क्योंकि पी प्लांट कैसा है? डाइप्लॉयड है।
हम कैसे हैं, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं। इसके बाद तीसरी और सबसे जरूरी लाइन जो कि नीट में पूछी जा चुकी है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट या डोमिनेंट द अदर। मतलब अगर पेयर डिसिमिलर होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला होगा, तो उसमें से एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा, और जो डोमिनेंट होगा उसी का कैरेक्टर उस प्लांट में दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए F1 जनरेशन टॉल होती है। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross in F1। और लॉ ऑफ डोमिनेंस ही है जो हमें बताता है कि F1 जनरेशन के अंदर क्यों सभी प्लांट टॉल आए हैं, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है, कम्बिनेशन है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। और हमें पता है जब कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट होगा और कैपिटल टी की वजह से ही कैरेक्टर डिसाइड होंगे। अच्छा, ये पता है क्यों होता है जेनेटिक लेवल पे, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे फॉलो होता है, इसको आगे जेनेटिक लेवल पे एग्जैक्टली क्या होता है आज के साइंस से मैं समझा रहा हूँगा। तो वीडियो में आगे बने रहिए। जितना आपको एफर्ट करना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे एफर्ट करना पड़ता है आपको ये छोटी से छोटी चीज़ें समझाने के लिए। तो अपने बोर्ड के लिए, अपने नीट के लिए बेहतर करने के लिए अब तक अपने टाइम नहीं दिया है, तो अब टाइम देना होगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। कोई सल्यूशन नहीं है, बस एक ही सल्यूशन है कि एनसीईआरटी बेसिस सभी कॉन्सेप्ट्स को आप कर जाइए, इनसे आए हुए सभी क्वेश्चंस को कर जाइए, आप नीट में बेहतर कर रहे होंगे। क्योंकि किसी भी टेस्ट सीरीज को आप दे लीजिए, क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2, और जो F2 के अंदर 3 टॉल 1 डॉफ आए हैं, 3:1 रेशियो में आए हैं, इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाने के लिए आपको बेसिक से एक बात बताता हूँ कि पेरेंटल जनरेशन में अगर एक पौधा 5 मीटर का था जो टॉल था और डॉफ वाला 1 मीटर का था, तो F1 जनरेशन के अंदर भी जो सभी पौधे आए वो 5 मीटर के थे। मतलब क्या है कि पेरेंटल जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स के जीन आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, ब्लेंडिंग नहीं हुई है। मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग सेग्रीगेट हुए थे, दोनों अलग अलग गए। वहीं F2 जनरेशन से पहले F1 में क्या होता है, सेल्फिंग होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से होता है इन F1 जनरेशन, और इससे फिर F2 जनरेशन आती है। तो अब सुनिए और ध्यान से समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, तो गैमेट के फॉर्मेशन से पहले हो सकता है कि इनके बीच में कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाए, इनके बीच में कैरेक्टर की मिक्सिंग हो जाए। किस तरीके की मिक्सिंग, जैसे ये 5 मीटर देता है हाइट, ये 1 मीटर देता है, तो दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो जाए, और इससे अब जो आगे कैपिटल टी आने वाला है हो सकता है कि ये 4 मीटर हाइट दे, इससे आने वाला जो स्मॉल टी है हो सकता है कि अब ये 2 मीटर हाइट दे। वैसे ही यहाँ इनके बीच मिक्सिंग हो जाए तो हो सकता है कि ये कैपिटल टी अब जो गैमेट में आएगा ये 4 मीटर हाइट दे और ये स्मॉल टी अब 2 मीटर हाइट दे। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। जब ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उससे पहले इनके बीच में कोई चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। मतलब कैपिटल टी जैसा था वैसा का वैसा गैमेट में आता है और वैसा का वैसा F2 जनरेशन में आता है। वहीं स्मॉल टी जैसा था वैसा का वैसा गैमेट में आता है और वैसा का वैसा ही F2 जनरेशन में आता है। तभी F2 जनरेशन के अंदर जो टॉल प्लांट थे वो 5 मीटर वाले ही बने और जो डॉफ प्लांट थे वो 1 मीटर वाले ही बने। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने से पहले हमें ये समझना है कि सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन कुछ नहीं है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है, सीधी सी बात, जिसको क्लास 11th के सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। मतलब क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ आपको, बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी इससे। ये है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। अब सेग्रीगेशन में क्या होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम अपने पोल पे चले जाएंगे, ये क्रोमोसोम अपने पोल पे चले जाएंगे। तो मान लो ये कैपिटल टी वाला था, ये स्मॉल टी वाला था, तो ये इधर आने से पहले और ये इधर आने से पहले अपने बीच में कुछ लेन देन नहीं करते हैं कैरेक्टर का। और जब सब सेपरेट होते हैं तो ये पूरा का पूरा अपना कैरेक्टर लेके इधर आता है और ये पूरा का पूरा अपना कैरेक्टर लेके इधर आता है। इनके बीच में कैरेक्टर की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। तो यहीं इस सेग्रीगेशन से, इस अलगाव से दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब गैमेट यानी क्रोमोसोम सेग्रीगेट करने से पहले अपने बीच कोई ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे होते हैं और F2 जनरेशन में वैसे ही आते हैं जैसे F1 जनरेशन में थे या फिर जैसे पेरेंटल जनरेशन में थे।
अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी कोई मिक्सिंग शो नहीं करते हैं अलील। कौन? कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर टॉल और डॉफ का कैरेक्टर वैसा का वैसा ही रिकवर होता है, दो वन ऑफ दोज इज नॉट सीन इन F1 स्टेज, और वो कैरेक्टर भी रिकवर होता है जो F1 स्टेज में दिखाई नहीं दिया था। अच्छा बताइए, F1 स्टेज में कौन कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया था? डॉफ का, लेकिन पेरेंट में डॉफ था। F1 में दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो डोमिनेंट के साथ था और डोमिनेंट उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था। लेकिन जब F2 जनरेशन आई और स्मॉल टी को दूसरा स्मॉल टी ही मिला, वहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं था, दोनों रेसेसिव थे, तब उस स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने का मौका मिला और स्मॉल टी ने अपना कैरेक्टर डॉफ शो किया। पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स, क्योंकि डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो अलील्स 2 ही होंगे। द फैक्टर्स आर अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। हम जानते हैं गैमेट के अंदर कोई एक ही फैक्टर आएगा, कोई एक ही जीन आएगा, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे वो स्मॉल टी हो, यानी गैमेट अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होंगे। अगर कैपिटल टी वाला गैमेट होगा तो वो टॉलनेस देगा, स्मॉल टी वाला गैमेट होगा तो वो डॉफनेस देगा। कोई इंटरमिक्स या कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर फॉर्म नहीं कर रहे होंगे। ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन का यूज होता है। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और इसी मस्ती के साथ अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडलिज्म है और मेंडलिज्म के बाद शुरू हुआ पोस्ट मेंडलिज्म, मतलब जिसमें मेंडल की कमियां ढूंढी जाने लगी कि भैया मेंडल तुम्हारे लॉ में बुराइयां हैं। और क्या बुराइयां हैं पॉइंट आउट करना आसान है, और उन्हीं बुराइयों को पॉइंट आउट कर रहे होंगे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पाई गई। और ये 2 बुराइयां थी, पहली है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। मतलब मेंडल ने समझाया कि अगर टॉल और डॉफ का क्रॉस कराते हो, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव का क्रॉस कराते हो, तो पहली जनरेशन में डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही आता है। बट ऐसा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिक्सिंग भी देखने को मिली। मतलब क्या है, अगर इंसानों पे समझे तो मेंडल का सीधा सीधा कहना था कि अगर एक बड़े की शादी एक छोटे से कराते हो तो उनकी जो पहली संतान होगी वो बड़ी ही होगी, जरूरी नहीं है छोटी भी हो सकती है, मीडियम हाइट की भी हो सकती है। और ये क्या होगा, मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन। वहीं दूसरा एक्सेप्शन होता है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में क्या होता है, मेंडल कहते कि एक काले बुल की जो मेटिंग है एक वाइट काऊ से करा दी गई, और अगर काला कलर डोमिनेंट है तो आने वाली प्रोजनी काली ही होनी चाहिए। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। अगर काले बुल की मेटिंग वाइट काऊ से कराई जाती है तो रोन यानी चितकबरा प्रोजनी होता है। अब चितकबरा का मतलब क्या है कि उसके पास वाइट और ब्लैक के पैचेस होंगे, मतलब उस जनरेशन में F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन मेंडल ने क्या बताया था, कोई एक कैरेक्टर ही दिखाई देना चाहिए F1 जनरेशन में, और मेंडल यहाँ भी गलत होते हैं। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की 2 कमियां हैं, 2 बुराइयां हैं, जिनको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं कि एक्चुअली में कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस कैसे होता है, जेनेटिक लेवल पे इन कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन कैसे होता है, और इसको हम सीख रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस सीखने से पहले हम ये सीखते हैं कि जेनेटिक लेवल पे डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे अराइज होते हैं। अब इसके लिए हम आपको क्लास 10th में भी लेके चलेंगे, जहाँ पे हम ये देखते थे कि क्रोमोसोम के पास जीन होते हैं और यही जीन बनाते हैं mRNA। mRNA से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है एंजाइम, और ये एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और इसी प्रोडक्ट के वजह से कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये जेनेटिक एक्सप्रेशंस कैसे होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस कैसे फॉलो होता है, इसको सीखते हैं। और सीखने के बाद फिर हम सीख रहे होंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, जिससे ये हमें बेहतर समझ में आ पाए। एक्चुअली में हम पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लेते हैं, कोडोमिनेंस पढ़ लेते हैं, इनका रीजन्स नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर समझ में नहीं आता है। तो पहले हम रीजन को पढ़ेंगे, फिर इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस को हम देख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इनके रीजन्स को। जनरली एक पेयर जेनेटिक सेटअप में एक अनमोडिफाइड या वाइल्ड अलील होता है जो जनरली डोमिनेंट होता है। मतलब एक जीन का एग्जांपल ले लिया, कैपिटल ए डैश है,
तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज है, और अगर थोड़ा सा चेंज होगा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होगा तो अलील कहेंगे। मतलब कैपिटल ए और कैपिटल ए डैश दोनों आपस में अलील है, जिसमें से एक पेरेंटल टाइप वाला ही है और दूसरा थोड़ा सा म्यूटेटेड हो गया, थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया और वो ए से कन्वर्ट होकर ए डैश में बदल गया है। तो पहला कैपिटल ए कैसा है, अनमोडिफाइड है या वाइल्ड एलील है। वाइल्ड एलील क्यों है, क्योंकि ये डोमिनेंट था और पहले से प्रेजेंट था। अनमोडिफाइड एलील जो होते हैं जनरली डोमिनेंट होते हैं, वहीं जो ए डैश है वो म्यूटेंट या मॉडिफाइड है, यानी उसमें चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस एनसीईआरटी बताती है यहाँ पे कि 3 तरीके से हो सकते हैं। इनको हम समझेंगे जो एनसीईआरटी लिखती है, उसके पहले ये चेंजेस मैं खुद समझाता हूँ, फिर एनसीईआरटी के रीडिंग पे आएंगे। अगर ये ए डैश मॉडिफाई हुआ है और मॉडिफाई होने के बाद एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन के बाद जो प्रोटीन से एंजाइम बनती है वो नॉर्मल एंजाइम है यानी फंक्शनल एंजाइम है। तो आप बताइए, इस ए डैश से भी नॉर्मल एंजाइम बन रहा है, यानी इससे भी कैरेक्टर आएंगे। और ये ए जो कि सिंपल कैपिटल ए था, ये तो एंजाइम बना ही रहा था क्योंकि ये डोमिनेंट था, ये एंजाइम बनाएगा, कैरेक्टर इससे भी आएंगे। मतलब इस केस में जब ये ए डैश नॉर्मल एंजाइम बना रहा होगा, इससे भी कैरेक्टर आएंगे, इससे भी कैरेक्टर आएंगे, और ऐसे फिर एक प्रोजनी में दोनों कैरेक्टर दिखाई देंगे। बोथ अलील्स एक्सप्रेस इक्वली, मतलब ये भी एक्सप्रेस हो रहा होगा और ये भी एक्सप्रेस हो रहा होगा। जब दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे तो एक ऑर्गेनिज्म में दोनों के कैरेक्टर दिखाई देंगे, जैसे ब्लैक और वाइट काउ का मिक्सचर जो आता है, और इस फिनोमिना को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। अगर देखते हैं, अगर ये ए डैश जो कि मॉडिफाइड है, मॉडिफाई होने के बाद एमआरएनए बनाता है, उस एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन जो एंजाइम बनाती है वो एंजाइम लेस एफिशिएंट है। मतलब जितना उसको एफिशिएंट होना चाहिए उतना एफिशिएंट एंजाइम नहीं है। तो अगर या तो ये ना होती या तो ये होती, अगर ये कंप्लीटली कैपिटल ए के जैसा होता, जैसे कि इस केस में देख चुके हैं, तो कोडोमिनेंस का केस होता। और ये अगर कैपिटली कंप्लीटली स्मॉल ए हो जाता तो फिर यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जगह डोमिनेंस का केस आ जाता। मतलब एक कैपिटल ए होता, एक स्मॉल ए होता, ये एक्सप्रेस होता, ये एक्सप्रेस नहीं होता और इसका कैरेक्टर आ जाता। लेकिन ये तो कैपिटल ए है इस केस में, और ये स्मॉल ए नहीं है। स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच का कुछ है, ए डैश है, यानी एंजाइम बना तो रहा है लेकिन लेस इफिशिएंट एंजाइम बना रहा है। तो इस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेंट जीन, मॉडिफाइड जीन यानी कैपिटल ए डैश जीन, अनमॉडिफाइड अलील यानी ये वाली अलील डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीटली, इसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा और इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर रेड फ्लावर है जो कि डोमिनेंट है, इसका क्रॉस वाइट फ्लावर से कराया गया जो कि रिसेसिव है, तो दोनों का इंटरमिक्सिंग हुआ। इंटरमिक्सिंग के बाद F1 जनरेशन आती है जो कैपिटल आर स्मॉल आर वाला होगा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कैसे होने चाहिए थे, रेड, लेकिन रेड के जगह पे ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, पिंक, क्योंकि वाइट वाला यहाँ पे नॉन फंक्शनल नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये कोई एंजाइम नहीं बना रहा है, ये बना रहा है एंजाइम लेकिन लेस फंक्शनल बना रहा है। तो इससे भी एंजाइम बन रहे हैं और इससे भी एंजाइम बन रहे हैं। इससे एंजाइम बनने के कारण ये वाले अपने कैरेक्टर को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इसलिए जो इंटरमीडिएट आता है, जो F1 जनरेशन आता है, वो इन दोनों का मिक्सचर आता है। यानी इस रेड में हल्का हल्का वाइट कलर भी आ जाएगा और वो फिर कैसा दिखाई देगा, पिंक, और इसको हम कह रहे होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तीसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। अगर ए डैश यानी जो मॉडिफाइड अलील है कोई एंजाइम नहीं बनाता है, या अगर एंजाइम बनाता भी है तो वो एंजाइम नॉन फंक्शनल है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा। और इस केस में कैरेक्टर डिसाइड कौन करेगा, अनमोडिफाइड अलील, क्योंकि ये जो दूसरा वाला है या तो एंजाइम नहीं बना रहा है या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। तो ये किसके जैसा हो गया है, स्मॉल ए के जैसा, और दूसरा कैसा है, कैपिटल ए ही है। तो अब इस केस में कैरेक्टर कौन डिसाइड कर रहा होगा, कैपिटल ए। यहाँ पे फॉलो होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कैरेक्टर डिसाइडेड ओनली बाय अनमोडिफाइड एलील, यानी कि जो कैपिटल ए है उससे। अगर अनमोडिफाइड एलील डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, और अनमोडिफाइड एलील रेसेसिव है तो रेसेसिव कैरेक्टर आएगा। और इसको एक्चुअली मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। अगर ये स्मॉल ए हो जाता है तो कैरेक्टर किससे डिसाइड होंगे, इस वाले से, अनमोडिफाइड एलील से। अगर ये कैपिटल ए होगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा और सभी के सभी डोमिनेंट वाले होंगे। और ये अगर स्मॉल ए होगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं,
इसी का रेसेसिव वाला फॉलो हो जाएगा और कैरेक्टर रेसेसिव का अराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और कोडोमिनेंस शो होता है। अब पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये हमें पूरा समझ में आ रहा होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी दो कैरेक्टर आपस में मिक्स कर जाते हैं। मेंडल्स के फर्स्ट लॉ यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन है। समझते हैं क्या है। समटाइम्स द F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in between the two। मतलब कुछ समय ऐसा होता है कि F1 के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो पेरेंट में किसी के जैसे भी दिखाई नहीं देते हैं। इसके पहले जब मेंडलिज्म पढ़ रहे थे तो कैपिटल टी यानी टॉल का क्रॉस स्मॉल टी यानी डॉफ में कराया गया था। आने वाला जो F1 जनरेशन था उसमें सभी पौधे टॉल थे, यानी ये डोमिनेंट पेरेंट के जैसे दिखाई दे रहे थे। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो F1 जनरेशन है वो पेरेंट में किसी के जैसा भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट रेड हैं, ये वाइट है। इनका जब क्रॉस कराया गया तो जो F1 जनरेशन आया वो सभी के सभी पिंक आ गए। मतलब ना तो ये रेड जैसा है ना तो ये वाइट जैसा है, इन दोनों का मिक्सचर है। यानी रेड वाला कम्प्लीटली डोमिनेंस शो नहीं कर पाया है F1 जनरेशन में, यानी यहाँ कैरेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग हुई है। ये वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसका रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, ये एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है? एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन, तीसरा नाम इसका है एंटेरिनम स्पेसीज। फर्दर जब F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन आता है, और F2 जनरेशन में एक रेड फ्लावर आता है, एक वाइट फ्लावर आता है और दो पिंक आते हैं। और इस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इक्वल होती है। यानी फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है। लेकिन इसके पहले जब हम मेंडलिज्म सीख रहे थे तो वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 थी, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 थी। यहाँ पे वेरिएशन आया है और इसलिए कहते हैं कि ये मेंडल के लॉ के एक्सेप्शंस हैं। R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as a pink from capital R red and small r white। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये कैपिटल R completely dominant नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल r यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एंजाइम नहीं बना रहा है, ये एंजाइम बना रहा है लेकिन लेस इफ़िशियंट एंजाइम बना रहा है। और इस स्मॉल आर के लेस इफ़िशियंट एंजाइम बनाने के कारण ये कैपिटल आर कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। अगर कम्प्लीटली एक्सप्रेस होते तो रेड कलर देते, कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होंगे, रेड कलर नहीं आएगा, तो इसके जगह अब पिंक कलर अराइज होता है। 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन इज अ पेयर ऑफ अलील। हम जानते हैं जीन के पेयर्स के कॉपी को क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। Now, these two alleles need not always be identical as in case of heterozygote। और सिंपल सी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि ये अलील्स हमेशा आइडेंटिकल होंगे, जैसे कैपिटल टी का केस है या फिर स्मॉल टी का केस है। ये हेट्रोजाइगस यानी डिसिमिलर पेयर भी हो सकते हैं, जैसे इन केस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में। अब इस जेनेटिक सेटअप को समझते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। Let us take an example of a gene that contain an information for producing an enzyme. Theoretically, the modified allele could be responsible for production of। अब जो modified allele है या जो mutant allele है वो 3 तरीके का एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है। पहला, या तो नॉर्मल करे या फिर लेस इफिशियंट करे। अगर नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो कोडोमिनेंस का केस होगा, लेस इफिशियंट करेगा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस होगा। यानी नॉर्मल एंजाइम बना म्यूटेंट एलील से कोडोमिनेंस, लेस इफिशियंट बना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और नॉन फंक्शनल हो चाहे नो एंजाइम एट ऑल हो, दोनों केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए है और ये कोडोमिनेंस के लिए है। The phenotype trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी फिनोटाइप टॉल डॉफ जो भी आएगा किस पे डिपेंड करता है? अनमोडिफाइड अलील पे। ये डिपेंड कर रहा होता है अनमोडिफाइड अलील पे।
द अनमोडिफाइड या फंक्शनिंग अलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली रिसेसिव अलील। हम जानते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो अनमोडिफाइड होता है वो डोमिनेंट होता है और जो मॉडिफाइड होता है वो रिसेसिव होता है। रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। रिसेसिव कैरेक्टर कब दिखाई देंगे? केवल तभी जब एंजाइम नॉन फंक्शनल बनेंगे, मतलब ये स्मॉल ए बनाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, तो अगर ये स्मॉल ए होगा तो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देंगे। लेकिन ये अगर कैपिटल ए बनाता है तब भी रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे। ये अगर इन बिटवीन बनाता है कैपिटल ए और स्मॉल ए के, तब इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई देगा, यहाँ भी रिसेसिव दिखाई नहीं देगा। समझते हैं कोडोमिनेंस को। क्या है कोडोमिनेंस? जब दोनों जीन्स के अपने कैरेक्टर दिखाई देंगे। मतलब क्या है कि वाइट कलर की काऊ है और ब्लैक कलर का बुल है, तो आने वाले F1 जनरेशन में वाइट कलर भी दिखना चाहिए और ब्लैक कलर भी दिखना चाहिए। मतलब जो प्रोजनी है दोनों पेरेंट के जैसी दिखनी चाहिए। इसके पहले समझते हैं, अगर F1 रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द टू पेरेंट तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है। मतलब F1 प्रोजनी जो है वो किसी एक पेरेंट के जैसा दिखती है। जैसे कि टॉल और डॉफ का क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में टॉल है, यानी वो किसी एक पेरेंट के जैसा दिख रहा है। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और अगर F1 प्रोजनी इन बिटवीन दिखाई दे रही है, जैसे रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया, पिंक आया, दोनों के इन बिटवीन आया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस होता है। ये दोनों नीट में आ चुके हैं लाइन। इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट। लेकिन कोडोमिनेंस के केस में जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट के जैसे दिखाई देती है। जैसे ब्लैक और वाइट का क्रॉस कराया तो जो F1 प्रोजनी है वो ब्लैक कलर की भी होगी और वाइट कलर की भी होगी, दोनों की इंटरमिक्स होगी, और इस इंटरमिक्सिंग प्रोजनी को हम रोन कहते हैं या फिर चितकबरा कहते हैं। समझते हैं इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल जो है ABO ब्लड ग्रुपिंग। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये AB ब्लड ग्रुपिंग नहीं है, ABO ब्लड ग्रुपिंग है, जिसमें हम मिस्टेक्स करते हैं। अब ये ABO ब्लड ग्रुपिंग हमारे अंदर एक जीन से कंट्रोल होती है, जिस जीन का नाम है आई जीन। इस एक जीन के 3 अलील होते हैं। तो बेटा जो ये लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि एक जीन में कितने अलील होते हैं, एक जीन का एक अलील होता है, एक जीन में 2 अलील होते हैं, सब गलत है। एक्चुअली जीन ही अलील है और जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म अलील होते हैं। ये कहना ही गलत है कि एक जीन के कितने अलील हैं। जो ये कहता है कि एक जीन के एक अलील होते हैं, NCERT यहाँ क्लियर मेंशन करती है कि एक जीन के कितने अलील हैं? 3। तो एक जीन के 3 अलील भी हो सकते हैं, एक जीन के 2 अलील भी हो सकते हैं, और एक जीन का एक अलील भी हो सकता है। मतलब जीन और अलील कुछ भी नहीं है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ही अलील होता है। बस इतना बताना चाहते हैं इसमें कि अगर लोकस सेम होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, तो जो जीन होंगे उनको हम अलील कह सकते हैं। अब ABO ब्लड ग्रुपिंग में सीखते हैं कोडोमिनेंस कैसे फॉलो होता है। हम जानते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग जो हमारे अंदर है वो कंट्रोल होती है आई जीन से। आई जीन के 3 अलील हैं, IA, IB और I। लेकिन हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे क्रोमोसोम कैसे होंगे? होमोलोगस होंगे और पेयर में होंगे। तो हमारे अंदर तो केवल 2 ही अलील पाई जा सकती है। इनमें से तीनों में से कोई 2 अलील ही एक इंसान के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे 3 अलील ये किसके बेसिस पे लिख रहे हैं? यानी इन्होंने पॉपुलेशन स्टडी किया होगा। यानी एक इंसान को देख के ये नहीं बता पा रहे हैं कि आई के 3 अलील होते हैं, इसके लिए इन्होंने पॉपुलेशन स्टडी की होगी और तब बताया होगा कि आई के डिफरेंट अलील्स होते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं। ये केस बेटा मल्टीपल एलिलिज्म का है, मतलब एक जीन के कई सारे अलील्स हैं। आगे समझते हैं, द अलील्स IA and IB produce a slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar। अब याद करने वाली बात ये है, नीट 2020 में पूछा जा चुका है कि जो स्मॉल I है ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है RBC के सरफेस पे, जबकि IA और IB शुगर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं RBC के सरफेस के ऊपर, और इसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। Because human are diploid organisms, each person possesses any 2 of the 3 I gene alleles। मतलब ह्यूमन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इन तीनों अलील में से एक इंसान के अंदर केवल 2 अलील ही पाए जाएंगे। तो हमें कैसे पता कि 3 अलील होते हैं? क्योंकि हमने पॉपुलेशन स्टडी करी है। अच्छा, क्या होगा अगर IA और IB दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे? IA वाला जीन भी है एक इंसान में और IB वाला जीन भी है, तो दोनों एक्सप्रेस होंगे, और जब दोनों एक्सप्रेस होंगे तो दोनों से कैरेक्टर अराइज होंगे और ये केस होगा कोडोमिनेंस का। मतलब IA वाला शुगर भी बनेगा, IB वाला शुगर भी बनेगा, दोनों डोमिनेंट हैं, और जब दोनों साथ में डोमिनेंट हैं तो ये क्या है? कोडोमिनेंस है।
When IA and IB are present together, they both express their own type of sugars. This is because of codominance, and red blood cell have both A and B type of sugar. यानी RBC के ऊपर दोनों टाइप की शुगर बनेगी. A total 6 genotype of human ABO blood types are possible. मतलब इन 3 डिफरेंट जीनोटाइप से कितने टाइप के, इन 3 डिफरेंट अलील से कितने जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं? 6 सेटअप बन सकते हैं जो जीनोटाइप यहाँ पे नोट डाउन किया गया है. और इन 6 जीनोटाइप से कितने फिनोटाइप यानी कितने डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन के फॉर्म में मेंशन्ड है और ये इसका आंसर होता है 4. अगर IA होगा तो ये वाला भी A वाला शुगर बनाएगा, ये भी A वाला शुगर बनाएगा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? A वाला. IB होगा तो इससे A वाला शुगर बनेगा, इससे B वाला शुगर बनेगा, ब्लड ग्रुप AB वाला हो जाएगा. I है अगर तो इससे A वाला शुगर बनेगा, इससे कोई शुगर नहीं बनेगा, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा. IB है तो A शुगर भी बनेगा, B शुगर भी बनेगा, ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा. IB है तो दोनों से B वाला शुगर ही बनेगा, ब्लड ग्रुप B होगा. और अगर IBI है तो इससे B वाला शुगर, इससे कोई शुगर नहीं, ब्लड ग्रुप B वाला बन जाएगा. और अगर दोनों स्मॉल I है तो कोई शुगर नहीं बनेगा और इस केस में नील वाला ब्लड ग्रुप यानी O बनता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें देखते हैं यहाँ पे. ब्लड ग्रुप AB जो है एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, बहुत अच्छी लाइन है. जबकि ABO ब्लड ग्रुपिंग एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का. तो आंसर्स चेंज हो जाते हैं केवल इस O से. अगर O है तो एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म का है, और अगर O नहीं है तो एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुपिंग का होगा. ABO blood grouping is a good example of multiple alleles. 3 alleles governing the same character. Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple allele can be found only when population studies are made. मतलब मल्टीपल एलील्स का केस किसी इंडिविजुअल में देखकर नहीं बताया जा सकता है, ये तभी बताया जा सकता है जब हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे होंगे. इसके बाद एक बहुत ही अच्छी फिनोमिना देख रहे होंगे जिसमें ये हम समझेंगे कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन. मतलब डोमिनेंस जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, बल्कि ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन. यानी ये उस बात पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस फिनोटाइप को लेकर एग्जामिन कर रहे हैं. ओकेजनली A single gene product may produce more than one effect. मतलब एक जीन का प्रोडक्ट एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखा सकता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. स्टार्च सिंथेसिस इन पी. इसको जितना स्टार मार्क कर सकते हैं आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पैराग्राफ को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए स्किप भी कर देते हैं. समझते हैं स्टार्च सिंथेसिस इन पी का जो जीन है ये क्या करता है और कैसे एक जीन ही रिस्पॉन्सिबल है 2 अलग अलग डोमिनेंस यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों के लिए. स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय 1 जीन. अब पी सीड के अंदर जो स्टार्च की सिंथेसिस है वो एक जीन से कंट्रोल होती है. इट हैज़ 2 अलील्स. इसके 2 अलील्स है. अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक जीन के 2 अलील होते हैं. कौन कौन से हैं? कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस. मतलब अगर कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी होगा तो होमोजाइगस कंडीशन है और इसमें स्टार्च ज़्यादा बनेंगे क्योंकि कैपिटल बी दोनों वाले स्टार्च बना रहे होंगे. इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल बी जो कि होमोजाइगोट है हैज़ लेसर इफिशियंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन. वहीं स्मॉल बी रेसेसिव होंगे और ये कम स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहे होंगे. आफ्टर मेचुरेशन ऑफ द सीड्स कैपिटल बी सीड्स आर राउंड whereas स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड. अब जिस सीड के अंदर स्टार्च ज़्यादा बना होगा यानी कैपिटल बी वाली सीड उसका शेप प्रॉपर होगा, राउंड होगा. वहीं जिस सीड के अंदर स्टार्च कम बना होगा उसका शेप इम्प्रॉपर यानी रिंकल्ड होगा. हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड एंड कैपिटल बी seems to be dominant allele. In case ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी राउंड सीड मिलती है, लेकिन आप बताइए स्टार्च का सिंथेसिस क्या उतना ही होगा जितना कैपिटल बी के केस में था? नहीं, क्योंकि कैपिटल बी के केस में दोनों कैपिटल बी स्टार्च की सिंथेसिस कर रहे थे और इक्वल अमाउंट में कर रहे थे.
और सीड उससे राउंड बनी। अगर बात करते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी की, तो यहाँ कैपिटल बी स्टार्च की सिंथेसिस कर रहा होगा और स्मॉल बी ना के बराबर स्टार्च की सिंथेसिस कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में भी सीड का शेप राउंड तो है, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में, यानी कैपिटल बी के कंपैरिजन में कैपिटल बी स्मॉल बी वाले में स्टार्च कम बना होगा। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी में जो स्टार्च की सिंथेसिस है वो इंटरमीडिएट साइज की होगी। सो इफ़ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, यानी स्टार्च ग्रेन की अगर साइज को आप फिनोटाइप कंसिडर करते हैं तब तो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर डोमिनेंस शो होगा, राउंड सीड होगी, और कैपिटल बी स्मॉल बी में राउंड शेप आएगा और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन अगर हम स्टार्च के सिंथेसिस को अकाउंट करते हैं तो कैपिटल बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट स्टार्च बनेगा, यानी कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल बी से कराया, F1 जनरेशन आया, कैपिटल बी स्मॉल बी स्टार्च सिंथेसिस को अकाउंट करते हैं तो यहाँ पे हम ये बता रहे होंगे कि कैपिटल बी स्मॉल बी में जो स्टार्च बना है वो इंटरमीडिएट है दोनों का, वो किसी भी पेरेंट के सिमिलर नहीं है, यानी यह लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रहा होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है या फिर लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये जीन पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि किस चॉइस को लेके हम एग्जामिन कर रहे हैं। जैसे इस केस में सीड का शेप ले रहे हैं जो कि राउंड और रिंकल्ड है, या फिर स्टार्च की सिंथेसिस ले रहे हैं। अगर स्टार्च की सिंथेसिस लेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होगा, और अगर सीड का शेप लेंगे तो डोमिनेंस शो होगा, यानी ये डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस उस जीन में नहीं है बल्कि हमारे चॉइस में है जिसको हम लेके एग्जामिन कर रहे होते हैं। सो इफ़ starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance, यानी स्टार्च ग्रेन के साइज को अगर लेके हम देखेंगे तो वहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, और अगर सीड के शेप को लेके देखेंगे तो कंप्लीट डोमिनेंस होगा। Therefore, dominance is not an autonomous feature of gene or the product that it has information for। मतलब क्या है कि जो डोमिनेंस है वो जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है। जीन डोमिनेंस भी शो कर सकती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकती है, ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस फिनोटाइप को लेके एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग ही नहीं देखोगे। तो अगले पार्ट को हम कल के लेक्चर में देख रहे होंगे। आप कल लेक्चर अटेंड करना ना भूलें, जहाँ पे हम जेनेटिक्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, और ऐसे ही इफ़िशियंट तरीके से उन लाइनों को ही देख रहे होंगे जिनसे इन एक्चुअल नीट और बोर्ड में क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। कुछ भी स्किप नहीं हो रहा होगा। छोटी वीडियोज़ हैं, NCERT की हैं, टू द पॉइंट है, कंसाइज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीट के सिलेबस के साथ खिलवाड़ है, बोर्ड के सिलेबस के साथ खिलवाड़ है। 100% इफिशियंसी के साथ हम कंप्लीट कर रहे होंगे। आगे हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें बस कुछ सेलेक्टिव लाइन्स ही हम देखने वाले होंगे। फर्दर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट के आगे बढ़ते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद लिंकेज रिकम्बिनेशन देख रहे होंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देख रहे होंगे, प्लियोट्रोपी, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको मैंने बहुत शार्ट में समझाया है और आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो के लिए कल आप इसी चैनल पे विजिट करिए और देखिए जेनेटिक्स। इस सीरीज़ में मैं क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रहा हूँगा, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, और NCERT को लेके तो 1% का भी कोई डाउट ना रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।